हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। इससे पहले वाले अगर वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लेना। उसमें जीएस और जीके के मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। अब क्या कि हमारा जो सीरीज चलेगा, पॉलिटी का सीरीज चलेगा, जो यूपीएसआई और लेखपाल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मोस्टली हम क्या करेंगे कि यूपीएसआई वाले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे आप देख रहे हैं, दरोगा वाले क्वेश्चन। तो जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्या करेंगे कि यूपीएसआई से हमने लिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसके लेवल का हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कई एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने तो वहाँ से लिए हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि अगर थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है आपको या फिर समझने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो देखो हमने आपके लिए थोड़ा सा और इसमें ऐड किया हुआ है, कुछ अलग अलग स्लाइडें। जैसा कि यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस है तो सिर्फ उसी के बारे में आपको पता चलेगा। अदर्स क्वेश्चंस के बारे में भी या फिर उसके बारे में जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में या प्रस्तावना के बारे में, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है, वो क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर आप ये कह लो कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। एक प्रस्तावना का मतलब ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने मोटा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, बहुत ही लेंदी बहुत ही लेंदी है, उसको क्या किया गया कि छोटे से पार्ट में कन्वर्ट किया गया, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये जो चार वर्ड दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा नहीं है, ठीक है। संप्रभु है, समाजवादी है, राष्ट्रनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। ये चार वर्ड दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या कि इस प्रस्तावना में नहीं है। और आपको ये जानना चाहिए कि किस रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है, मतलब किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ये भी आपको जानना है। और उसके बाद से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अमेंडमेंट हुए उसमें कैसे कैसे वर्ड को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है भारतीय संविधान का प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका, जिसे हम यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी के बुक में अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में किसी भी तरह इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार रीड कर लेना है, ये आपको एक बार देख लेना, पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो दो पॉइंट दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं इसके बारे में देखो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसमें एक ही अमेंडमेंट किया गया है और ये 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट है जो 1976 में किया गया था, ठीक है। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना। इसमें देखो संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तापित किया गया था। तो ये वर्ड जोड़े गए थे और कैसे कैसे कब जोड़े गए थे ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, इसको रीड कर लेना है और उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका राइट आंसर है कि राष्ट्र जो निरपेक्ष है ये वर्ड नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्र निरपेक्ष जैसा वर्ड उसमें आपने देखो पढ़ो आप, उसमें आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्र निरपेक्ष जैसा कोई वर्ड नहीं आपको। ये संप्रभु मिल जाएगा, समाजवादी मिल जाएगा, लोकतांत्रिक मिल जाएगा, बट ये राष्ट्र निरपेक्ष उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट यही क्यों, सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे। और ये इस वीडियो में या फिर एक दो वीडियो और लगेंगे आपके लगभग 90 to 95% के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, पॉलिटी में ख़त्म करा दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये आपको बताना है सत्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, ठीक है। ये तिथि आपको दे रखी है कि इस तिथि को लागू हुआ था, ये आपको बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। 26 नवंबर 1949। बी लिखा है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सी ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये अभी मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ही बताया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो अगर आप देखो मैं आपको इसका आंसर क्या, इसके बारे में थोड़ा सा एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। तो इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, वो 26 नवंबर 1949 को देखो पारित हुआ था, ठीक है। जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट इसको लागू नहीं किया गया था। इसको लागू कब किया गया था, मतलब इन्फोर्स कब किया गया था या फिर प्रभाव में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया था, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है
ये क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सत्य नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये क्या सही नहीं है। ठीक है, यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1930 की जो कहानी थी उसी के अकॉर्डिंग ये सारा जो सिनेरियो है ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वेल नोन है ये क्वेश्चन, मतलब कि ये तो सबको पता है। ठीक है, 26 जनवरी को याद क्या करना है आपको, 1950 को ही ये क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था, और इसीलिए हम क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना कि जैसे संविधान में जो वर्ड है, संप्रभु हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, जो भी वर्ड उसमें यूज होते हैं तो उसका क्या सबका अपना अपना एक अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि संप्रभु जो भारत है उसमें लिखा हुआ है, संप्रभु जो लिखा हुआ वर्ड है उसका मतलब क्या है। आपको ये बताना है, जो प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत अपने आंतरिक मामले में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन से एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखो आंसर देखो और इसका मतलब भी समझो। ये तो क्या कि सही है। ठीक है, ये सही है। आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि भारत अपने देश का कोई हिस्सा, ठीक है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। ये देखो ये थोड़ा सा क्या है कि अपने आप में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि भारत क्या कि एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये पॉइंट क्रिटिकल हो जाता है। बट अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ठीक है, मतलब ये क्या है ना कि ये गलत है, ये गलत है। तो ये पॉइंट जो गलत है तो इसका मतलब ये होगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सिर्फ कथन के बारे में बताना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कथन के बारे में आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा या फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मे बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से याद करते हैं और मतलब कि ये किस में आता है। ठीक है, आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसमें देखो ए ऑप्शन कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति, ठीक है, मतलब कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में बात कर रहा है। प्रस्तावना समिति, लोक लेखा समिति, निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, निम्न में से ये जो ऊपर तीन ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, अब देखो इसका आंसर या फिर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश क्या करना है कि इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी था इसका देखो आंसर ही तो यही होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में के एम क्या थे, के एम मुंशी थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब इसमें तुम्हें याद क्या करना है, याद करने का ये तरीका है कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये बस आपको ये याद करना है। जिसमें से आप ये समझो अंबेडकर का मतलब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, आय का मतलब हो जाए एनजी अयंगर। ठीक है, यहाँ पे आय का मतलब क्या, एनजी अयंगर, मित्र का मतलब हो जाएगा बीएल मित्रा। ठीक है, बीएल मित्रा, मुंशी हो जाएगा मतलब कि के एम मुंशी, कृष्णा का मतलब हो जाएगा कृष्णा स्वामी अयंगर, और इसके बाद के साथ खेत पर आए मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। ठीक है, खेत का मतलब डीपी खेतान। ये आपको इतना मतलब याद रखना है। अब इसमें देखो कितने लोग हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। अंबेडकर को छोड़ के शेष आप लोग 6 लोग क्या थे, सदस्य थे, और जो अंबेडकर जी थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे मतलब कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, ये चेयरमैन थे। तो अगर हम अंबेडकर जी को भी इनको इंक्लूड करें तो पूरे 7 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। ये क्वेश्चंस आते भी हैं तो आपको क्या करना है कि ये याद रखना है। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इनको भी अगर इंक्लूड करें तो उनको लेकर के पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। अगर भीमराव अंबेडकर को अगर हम हटा दें तो 6 लोग थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6
और 7, ठीक है। अब ये कुछ रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है कि बाद में मतलब कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद BL मित्रा जो थे उनके स्थान पे एन माधवराज आए थे और DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णाचारी सदस्य बने थे, ठीक है। तो ये इंटरचेंज भी हुए थे, ठीक है, इनमें चेंजमेंट भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब कि KN मुंशी क्या थे, संविधान के प्रारूप समिति से बिलोंग करते थे, वो क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। अब देखो ये 5th क्वेश्चन है, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, ये लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना कि मोस्टली आपको यूट्यूब पे कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है। बताने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ही ऐसा ही, कोई इसको डीपली बारे में आपको नहीं पता। बट बेरुबाड़ी मामला जो है या फिर इसके जो भी केशवराज जो भी मामला था उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो जो पॉइंट था ये था क्या, ठीक है, किस तरह मतलब कि क्या क्या डिफरेंस था उसमें और कैसे कैसे हुआ था, ये हर चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पहले देख लेते हैं कि ये मामला क्या था, ठीक है, इनका क्या केस क्या चल रहा था, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखो बेरुबरी था वो एक यूनियन, मतलब उस केस का जो पूरा नाम था बेरुबरी यूनियन केस। 1960 में ये हुआ था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 845 SC, इसको पढ़ने का तरीका ये है ना कि सिंपल जैसे लिखा हो ना आप उसको ऐसे रीड कर लो। रीड कैसे करोगे, बेरुबरी यूनियन केस AIR 1960 SC 845 के मामले में, ठीक है। ये पूरा नाम है इस केस का, ये क्या इस केस का नाम है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना का मतलब ये है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कोर्ट ने ये कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। मतलब मार्गदर्शक के मतलब कि ये एक ये समझो कि बेस है, ताकि इसी को देखकर हमारा क्या संविधान आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जो चेंजेज हम करेंगे हम उसको कंसीडर करके ही चेंज करेंगे, ये कहने का मतलब है। तो जो पॉइंट है मैंने इसको देखो थोड़ा बोल्ड में कर रखा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेरुबरी यूनियन केस का, ठीक है। उसके बाद देखो एक और केस आया था 1967 के अप्रोच से एक और केस आया था, बट वो क्या है कि उससे रिलेटेड नहीं है। बट उसके बाद आया था केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस आया था और उसका पूरा नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC 1461, ठीक है, के मामले में। ये पूरा नाम है इस केस का। तो केस का पूरा नाम भी थोड़ा मतलब कि ये है, जानना चाहिए, ऐसा ना हो कि केशवानंद भारती के बाद कुछ और दे दे तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाए। तो ये चीज़ आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था कि बेरुबरी मामले में, यहाँ पे जो बेरुबरी मामला था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा नहीं है। बट केशवानंद भारती जब केस आया था तो इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को क्या कहते हैं बदल दिया था या फिर पलट दिया था, ठीक है। तो ये था केशवानंद भारती केस और बेरुबरी यूनियन केस। और ये हुए कब थे, देखो बेरुबरी यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ 1960 में, केशवानंद भारती हुआ था 1973 में। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सीधे प्रियम्बल की बात चल रही है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो इसे संविधान के अनुच्छेद, अब ये केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। ये जो पॉइंट, जो आप 2 पॉइंट देख रहे हो, इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि अगर संविधान पर जो प्रस्तावना है संविधान का अगर हिस्सा है तो संविधान को भी हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, कुछ चेंजमेंट लाते हैं। बट अगर जो प्रियम्बल भी अगर संविधान का हिस्सा है तो क्या लागू हो जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम इसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। और आगे चल के आप देखोगे कि जो 42nd अमेंडमेंट हुए थे प्रियम्बल में, जो मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरीके से मतलब अमेंडमेंट इसमें भी हुआ था, प्रियम्बल में भी हुआ था। किसके तहत हुआ था, तो अनुच्छेद 368 के तहत ही हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और ऐसे संशोधन से संविधान का मूल ढांचा बदलना नहीं जा सकता या फिर बदला नहीं जा सकता है। मतलब जो मूल ढांचा है अगर आप चेंज कर रहे हो, जैसे प्रियम्बल में या फिर आप संविधान में कोई चेंज कर रहे हो या फिर कोई अमेंडमेंट ला रहे हो, तो जो संविधान का जो मूल ढांचा वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप बेरुबरी मामला और केशवानंद भारती केस के बारे में आप समझ गए होंगे, तो मैं भी आपको आंसर पता चल गया। ये थोड़ा सा मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या था, ठीक है। तो अगर एक बार देखो मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, इसमें ध्यान देने वाली क्या क्या बात है कि बेरुबरी मामले में आपको ये ध्यान देना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, कोर्ट ने ये कहा था। केशवानंद भारती में क्या कहा था, सीधा इन्होंने क्या किया था, कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को बदल दिया था, ठीक है। बदल दिया था मतलब उल्टा पलट दिया था। अब यहाँ पे क्या केशवानंद भारती ने बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो
दो पॉइंट मैंने आपको बताया, इन दोनों केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 368। याद रखना कि कभी भी अगर कोई एग्जाम में पूछ दे तो आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रावधान देता है अनुच्छेद 368। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 1960 आपको पता चल गया होगा बेरीबेरी केस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, ये आपको पता होगा कि 1976 के अप्रॉक्स में जो 42nd अमेंडमेंट किए गए थे उसमें प्रियम्बल में, तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है ये आपको क्या करना है कि बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सी ऑप्शन कह रहा है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। ठीक है, देखो अब सी ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकुलर रिलीजन को आप क्या कह रहे हो, मतलब कि कुछ रिजर्वेशन दे रहे हो या फिर उनको कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो ऐसा मतलब है। ठीक है, निम्न में से कोई नहीं, मतलब कि तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। ठीक है, राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व, मतलब कोई राष्ट्र धर्म में आप उसको ज़्यादा विशेष महत्व दे रहे हो और किसी को आप महत्व नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये ऑप्शन में समझ लो कि सभी धर्म समान है, मतलब जो भी है, जितने भी इंडिया में बहुत से ज़्यादा धर्म है, तो बहुत ज़्यादा धर्म है तो सबको क्या करती है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, सबको एक समान मानती है, सबको समर्थन करती है, और जो भी कानून के है वो सबके लिए क्या कि समान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कह रहा है। इनमें से आपको बताना है कि सही अर्थ क्या है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। देखो धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब है कि सभी धर्म क्या है कि समान है, सभी धर्म क्या है कि समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। कहीं आप देखा होगा कि आपने देखा होगा कि किसी एक विशेष धर्म को सरकार ने रिजर्वेशन भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। अलग पार्ट ये हो जाता है क्योंकि जो स्टेट होता है ना, उसके पास कुछ पावर ऐसी होती है कि वो क्या कर सकता है कि किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को थोड़ा सा, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जो मुस्लिम्स है उन्हें क्या किया जाता है कि वो माइनॉरिटीज़ में है तो उन्हें क्या कि अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, इस तरीके का। ठीक है, और भी धर्म है जिन्हें मतलब अलग से तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्या है ना कि स्टेट को ये पावर होती है कि वो क्या करे कि किसी को भी जो पिछड़ा है उसे क्या करे कि रिजर्वेशन दे, और उनको क्या करे जो मेन स्ट्रीम है या फिर जो विकास है उनमें वो पूरा उनको लाने की कोशिश करता है। तो ये एक अलग पार्ट है। अगर आप जुड़े हो हमारे साथ, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है या फिर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही पॉलिटी के अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो लीव ए कमेंट, आप कमेंट करो, हम आपको और भी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी धर्म समान है, जैसे प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता की बात तो कही गई है, बट कुछ ऐसे धर्म है जिनको क्या गया कि रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, तो वो सारी पावर की स्टेट के पास क्या पावर होती है, अगर ये सारा कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और लेट कमेंट आप करें, और अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अदरवाइज जो हमारा ये सेशन चल रहा है ये हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी विषमता का अभाव, ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन कह रहे हैं कि अवसरों का अभाव। ठीक है, जहाँ अगर सामाजिक समानता है वहाँ अवसरों का अभाव होना चाहिए, ऑप्शन ये कह रहा है। विषमता का अभाव मतलब किसी भी तरीके की कोई विषमता नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि समाज के किसी भी वर्ग का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप रिलीजन ले लो, कोई भी कास्ट ले लो, या फिर किसी भी तरह की जैसे हायर सोसाइटी हो गया, लोअर सोसाइटी, या फिर जो भी है अमीर गरीब जो भी हैं, उनके लिए एक विशेषाधिकार या फिर कुछ विशेष अधिकार उनके लिए नहीं है, ऐसा कह रहा है ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी कह रहा है ऊपर में से जो तीनों दे रखे हैं ना वो कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये कह रहा है और डी के ये कह रहा है। अब आपको इसमें से बताना है कि सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक समानता का देखो अर्थ यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, मतलब कोई भी वर्ग है, चाहे अमीर हो या गरीब हो या फिर कोई भी धर्म हो, कुछ भी है, कोई भी कास्ट हो, उनके लिए एक विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि अमीरों के लिए कुछ और कानून हो और उसे गरीबों के लिए कोई और कानून हो, ऐसा नहीं है हमारे किसमें संविधान में। ठीक है, इस वजह से जो सामाजिक समता का मतलब होता है वो यही मतलब होता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब सब लोग क्या है कि कानून के सामने बराबर है। तो ऑप्शन जो सी है ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा। ये भी बहुत देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कि अगर ये क्वेश्चन मान लो दे दिया, ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करोगे,
जनरल सी या फिर 80% लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जो ऑप्शन सी है ना उसको वो करेक्ट कर देंगे। 90% मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग इसी को टिक करके आएंगे। अगर जिन्हें नहीं पता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा स्पेशल तो होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसमें संविधान की कुंजी की नोट किसने कहा था ये आपको बताना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने ही कहा था कि जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है कि संविधान की कुंजी नोट है। ठीक है, तो किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने ये चीज़ कहा था। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए होगा सही हो जाए। ऑप्शन ए में देखो थोड़ा सा ऑप्शन तुम्हें कन्फ्यूजन जरूर करेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन मतलब कि देखो ऑप्शन ए सबसे पहला दे दिया, और जो ऑप्शन जो सी है डॉक्टर अम्बेडकर डाल रखा है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि हो जाता है कि बच्चे गलती करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसको सेट भी इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बेरुबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी कह रहा है निम्न में से कोई नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। अब इसके बारे में देखो, मैंने बेरुबरी केस के बारे में मैंने बता दिया, मैंने केशवानंद भारती केस के बारे में बता दिया, और ये शायद मैंने प्रस्तावना कहाँ से लिया गया मैं भी शायद मैं आपको बता भी रहा हूँ, या फिर नहीं तो आपको मालूम जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को खुद से करना और कमेंट करना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, ये भी मेरे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? अभी देखो ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो प्रस्तावना वो संविधान क्या कुंजी नोट है, ये वाला। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है संविधान का कुंजी नोट है क्या प्रस्तावना, वैसे ही है प्रस्तावना किस देश से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है ना, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है कि यूएसए से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना। ए ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, बी दे रखा है कनाडा, सी दे रखा है ऑस्ट्रिया, और डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो जिसमें से बताना है आपको प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। चलो, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ए ऑप्शन अमेरिका ही दे रखा है, और ये देगा भी तुम्हें, अगर कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ए ऑप्शन में अमेरिका ही देगा। और देखना 90% लोग गलत कर आ भी जाएंगे। तो प्रस्तावना किस देश से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया, ये दोनों बहुत अंतर है। तो प्रस्तावना किस देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दोनों को अंतर समझना और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है, ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मैं तुम्हें लगभग मैं तुम्हें अच्छा खासा सारा बता दूंगा कि कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ बता दूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इस क्वेश्चन का तो करोगे ही करोगे, इतना तो मुझे पूरा दावा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे आपके, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करो, आप खुद से भी करने की पूरी कोशिश करो। अब बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके बारे में जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको और प्रोवाइड। देखो यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में बात किया गया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, लेकिन अगर ये पार्ट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से पार्ट में क्या है। ठीक है, तो पार्ट नंबर भी मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद से कौन से अनुच्छेद में, मतलब कि कौन से पार्ट में या फिर कौन सा अनुच्छेद कहाँ तक क्या क्या कंटेन किया रहता, क्या क्या संबंध रहता, वो मैं बताऊँगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार या फिर क्या कहते हैं उसको, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में देख लेना। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। ठीक है, तो उसको हम एक बार करके देख लेते हैं। इसमें देखो नागरिकता होता है, 5 से लेकर 11 तक का संबंध नागरिकता से है, और हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस नहीं है। चलो अब देखो हम बात करते हैं अगर कि पार्ट 1 में क्या है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है कि एक बार 1 बाय 1 करके लिखता जाऊंगा मैं, और इसको क्या करना, अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो इसको लिख लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 में, ठीक है, तो पार्ट 1 में है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये पार्ट 1 में है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका है आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 का। पार्ट टू में क्या है कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। क्या है? सिटीजनशिप।
ठीक है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, और ये कहाँ से है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, अभी मैंने बताया आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। यहाँ पे है ना आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, तो 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता है, ठीक है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं, पार्ट थ्री में क्या है कि आपको मिलेगा डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और इसको हम देखो डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी भी इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। ओहो, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये क्या पार्ट 4 में, डीपीएसपी पार्ट 4 में होता है, ये पार्ट 4 कर लेना। पार्ट 3 में क्या ना फंडामेंटल राइट होता है, तो ये पार्ट 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पार्ट 3 क्या है कि फंडामेंटल राइट है। अब देखो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 से 11 तक बता दिया, उसके बाद 36 से 51 मुझे पता है, या फिर आपको भी पता होगा कि 36 से 51 क्या होगा, डीपीएसपी होता है। अब मुझे पता था इसलिए मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया, तो पता अगर आपको रहेगा तो ये छोटी मोटी गलती आप पकड़ लोगे, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। 1 से लेकर के 4 तक का मैंने आपको बता दिया कौन सा क्या क्या है, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है ना, एक बार वो अगर थोड़ा सा देख लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद से मैं फंडामेंटल राइट का बताता हूँ, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो पार्ट 4 आप कर लेना डीपीएसपी को, और पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो ये आप इसको सुधार लेना, ये गलती मत करना आप, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना, पार्ट 1 में क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में क्या सिटीजनशिप है, उसके बाद से क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद है आपका डीपीएसपी है, ठीक है। अब देखो 1 से 4 है, 4 उसके बाद से 5 से 11 तक है आपका सिटीजनशिप, और 12 से लेकर के 35 तक आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स, और 35 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक मिल जाएगा आपको क्या, डीपीएसपी, ठीक है। और 51A में ही आपको मिल जाएंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। जो एक इसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी में ही आपको क्या मिल जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी मिल जाता है, जो किस में कंटेन होता है कि 51A या फिर पार्ट 4A, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पार्ट 4A 51, ठीक है, 51A। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ फंडामेंटल राइट्स का। अब देखो फंडामेंटल हम राइट की बात करें, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको मिल जाएगा 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स में देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि इसमें 6 या 7 हैं, आपको इसमें थोड़ा मैं आपको क्या 1 by 1 करके सारा बताऊंगा, और कौन का हटाया गया था ना ये भी बताऊंगा मैं आपको। फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, तो पहला आपका आता है राइट टू इक्वेलिटी। क्या आता है, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर के 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। दूसरा आप देखो राइट टू फ्रीडम, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से है, आपको ये मिलेगा 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है जी। ये इसको ये कर लें, ओहो ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन ये कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 23 से लेकर के 24 तक है, आर्टिकल 23-24। तो ये याद रखना, सबसे छोटा वाला ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किस में, अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। तो ये हो जाए आपका ये। उसके बाद से चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है, चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका 25 से 28 तक है, ठीक है। तो ये पूछता जरूर है, या फिर ऐसा ही पूछते कि इसमें से कौन सा मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, तो आपको क्या दे देगा, कि आपको दे देगा 35 दे देगा, 36 दे देगा, 27 दे देगा, उसके बाद से या फिर 28 दे देगा, और उसका 15-16। तो आपको उसमें से करना है कि 25 से 28 के बीच में क्या क्या राइट टू फ्रीडम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा स्टार कर लेना, ये कई बार एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो पाँचवा क्या है, पाँचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका है 29 से 30 है, ये याद रखना है, ठीक है।
5वां। 6वां क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ये राइट टू जो प्रॉपर्टी है इसको क्या गया था ना, रिमूव किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। राइट टू क्या है, प्रॉपर्टी। ये कहाँ से कहाँ था, ये आर्टिकल 31 में ये बात करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 31 में है, ये आपको याद रखना है। 5, 6 और उसके बाद 7वां। ठीक है, 7वां क्या है, 7वां है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 32। देखो इतना तो है। अब इसमें से देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें से, अभी है क्या, अभी अगर हम इमीडिएट अगर हम अभी की बात करें तो हम कितने पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं, पूरे जो फंडामेंटल राइट्स वो कितने 6 हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे लिस्ट में देखो 7 दे रखा है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ये 6ठा नंबर पर आप देख रहे हो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको क्या किया गया था, ये हटा दिया गया था। इसको क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। और रिमूव इसको कब किया गया था और ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, ये आपको क्या करना कि याद रखना है। ये किया गया था आपका 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 1978। तो इसको क्या गया था, जो 44 अमेंडमेंट आया था तो उसमें क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था, यहाँ से हटा दिया गया था। तो टोटल हमारे पास कितने बचते हैं, पूरे 6 बचेंगे। ठीक है, जो 7वां आपको ये याद रखना है, जो राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो राइट टू क्या प्रॉपर्टी है, ये आपका क्या गया, फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसको कैसे कौन सा अमेंडमेंट से हटाया गया था कि 44th अमेंडमेंट 1978 से इसको हटा दिया गया था। अब ये क्या हो गया था, ये एक लीगल राइट हो गया था। ठीक है, ये हो गया था नहीं, अभी है, ये क्या है, लीगल राइट है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये आपको क्या करना, इतनी चीज़ें आपको मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी मतलब कि रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए हम क्या इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद करेंगे कि आप भी मिलोगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या कल ये यहाँ से मौलिक अधिकार से यहाँ से, ठीक है, अब ये स्टार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।